हेलो बच्चों, सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। देखो, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे और वो मैं निभा रहा हूँ। 3 चैप्टर आपके हो गए थे एनसीईआरटी के, एक लास्ट चैप्टर बचा है जो इस एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और इसी से ही पेपर आना है यूपी बोर्ड का या फिर अन्य किसी बोर्ड का। अगर आप अन्य परीक्षाओं की बेतैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जो एक चैप्टर है, लास्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। क्या जानेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए अगर किसी देखो, अगर किसी वैद्युत चालक में विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है, अगर किसी वैद्युत चालक में विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, हीटिंग के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसका प्रयोग ऑस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक क्या होता है। चुंबक आप जानते होंगे, छोटे जो स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे एक लगा होता है। तो जो लोहे की वस्तुओं, लोहे निकिल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में लाने पर किसी निकुली जो है कील को, लोहे की कील को चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, उसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। वैसे चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक होता है और ये दिखाई नहीं पड़ता, जैसे हवा हमको वायुमंडल में दिखाई नहीं पड़ती है, इसी तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई जिसे कंपास बोलते हैं, पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उसमें हरकत महसूस समझ में आएगी, वो थोड़ी सी हिले डुलेगी। ठीक है, तो उस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा कि हाँ, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे अगर हम लोग किसी लोहे से बनी किसी आकृति को, किसी वस्तु को, लोहे की जो प्योर लोहे की है, उसको पृथ्वी में दबा दें, तो दबाने के बाद में वर्षों के बाद में 8, 10, 20 साल के बाद में उसको खोदें तो उसमें मैग्नेटिक गुण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि जो पृथ्वी है इसमें भी हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलकर, चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलकर एस की ओर जाएंगी। ठीक, तो हम लोग कहाँ पर हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी के ऊपर हम लोग चिपके हुए हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी चुंबक है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको बात समझ में आ गई। ऑस्टर्ड ने एक प्रयोग किया था, वैद्युत धारा तथा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब भी कभी कोई गतिमान आवेश होता है, गतिमान का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो होने लगे, वायर में आपके जो चालक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होने लगे, तो उस गतिमान आवेश के कारण चालक के चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? ठीक, तो जब मैं पढ़ रहा था तो हमने एक डिवाइस बनाई थी जो क्या थी कि किसी वायर के मैग्नेटिक फील्ड को जज करके बता देती थी कि इस वायर में करंट है या नहीं है। अगर खुले तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको बिना छुए या बिना टेस्टर लगाए कैसे जानेंगे? बल्ब लगाए बिना उसके, मतलब इनडायरेक्टली कैसे जानेंगे बिना उसको टच किए हुए? तो हमने एक डिवाइस बनाई थी IC 4000 का उपयोग करके, जो क्या करती थी कि उसके चारों ओर का जो मैग्नेट था उसको सेंस करके उसमें एक लाइट लगा रखी थी, एक बजर लगा रखा था, तो वो डीप डीप करने लगता था। ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्टली करंट को मेजर कर सकते थे, उसमें करंट को दिखा सकते थे कि हाँ, ये देखो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वैद्युत
ऑस्टेड का उपयोग हो गया। अब हम लोग जानेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किस फार्मूले के उपयोग से निकालते हैं? इसे बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्या बोलते हैं भैया? बायो-सेवर्ट का नियम। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। देखो, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये धारावाही चालक है, मान लेते हैं ये धारावाही चालक है और इसमें आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इससे एक थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर एक बिंदु P माना है और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं उतनी ही दूरी पर सेम बिंदु P डैश, ठीक है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मेजर करना है। क्या मेजर करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो तथा सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो पहला पॉइंट देखो, यह चालक में प्रवाहित धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो चालक में प्रवाहित धारा है, करंट जो फ्लो हो रही है, इसके सीधे समानुपाती होती है। मतलब जो ये डीएल का मान, अगर ये जो चालक तार है इसमें करंट बहने वाली करंट के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक। दूसरी बात आ जाती है, चालक के तार के उस अवयव की लंबाई डीएल की सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले क्या था, वैद्युत धारा को हमने बढ़ाया था, अब इसमें क्या है, चालक की लंबाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कि इसमें जो करंट है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डीवी प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा? डीएल। तीसरा, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो साइन डीवी है, ये जो डीवी का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये इसके जो है सीधे अनुक्रमानुपाती होगा। फिर दूसरा, यह बिंदु P के अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dv प्रोपोर्शनल 1/r²। तो dv प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/r²। ये जो चालक की, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर चालक तार के पास में जितना पास जाओगे उतनी ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रबल आपको देखने को मिलेगा। जितना दूर जाओगे उतना ही जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इन चारों नियमों को एक साथ मिला लेने पर क्या हो जाएगा? डीवी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपन r², ठीक। अब डीवी इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या बचेगा? μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा अपन r²। अब ये जो μ0/4π है, इसका मान कितना लिखेंगे? तो देखो, जो इसका मान लिखेंगे वो लिखेंगे 1 × 10⁻⁷। ये जो कि ये है, लिख देना μ0/4π इक्वल टू कितना? 1 × 10⁻⁷, ठीक। तो अब इसको कर लो, फिर इसके बाद में अगला टॉपिक देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए बच्चों, जितना महत्वपूर्ण है हम आपको उतना ही बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय, जैसे कोई सीधा चालक तार है, जैसे कि ये सीधा चालक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो इसके पास जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो क्या होगा? वो होगा 20 × μ0/4π 2I/r। आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है? विद्युत धारा। देख लो, आई बराबर विद्युत धारा, आर बराबर क्या है? आर का वैल्यू वो है जो किसी धारावाही चालक से वह बिंदु जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारावाही चालक के बीच की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु
तथा चालक के बीच की दूरी, चालक के बीच की दूरी। अब दूसरा, अगर किसी धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? देखिए लूप क्या होता है, लूप का मतलब इसमें फेरों की संख्या केवल एक होती है। इस तरीके से देखो, इसमें केवल एक फेरा है, ठीक है, ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा, इसमें केवल एक है, और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये आर हो गई इसके बीच केंद्र इसका, ठीक है, और ये जो आर हो गया ये हो गया इसकी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई? त्रिज्या। तो यहाँ से निकालेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, वो भी फार्मूला सेम रहेगा। अगर इसी में फेरों की संख्या तमाम दे दी जाए, फेरों की संख्या मान लो 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, तब कैसे निकालेंगे? तो हम उसको बोलेंगे कि वो कुंडली बन गई, ठीक है, और वो उस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2in अपॉन आर, ठीक है। तो अब आगे देखो लॉरेंज बल क्या होता है। अगले जो टॉपिक हैं, एक है लॉरेंज बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, जैसे एक कोई समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई आवेश गति करता है तो उसमें एक फोर्स काम करता है, उसमें उसके ऊपर बल एक काम करता है, जिसे बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। तो F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहाँ पर क्या है? आवेश है, कण पर आवेश, ठीक है, और F क्या है? कण पर लगने वाला बल। V क्या है? चालक की गति। फिर B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, वो क्या होगा? F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा। तो F क्या है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल। I क्या है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक देखो। हाँ तो देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अब करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपनी बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा, इसको एक एक दो, ठीक है, तीनों को, इसको बोलेंगे मध्यमा जो बीच में, इसको इस प्रकार फैलाएं, इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे को, देखो ये इसके 90 डिग्री से कोण बनना है और ये इसके 90 डिग्री से कोण बनना है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो तीनों इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये क्या प्रदर्शित करेगा? चालक में बहने वाली धारा की दिशा I को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और मध्यमा चालक में लगने वाले बल, मध्यमा कौन सी है? बीच की उंगली, ये चालक पर लगने वाले बल की ओर की दिशा को प्रदर्शित करेगा ये। फिर तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। इसी प्रकार फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम सेम ऐसे है। यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो अंगूठा, देखो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ये देखो 90 डिग्री और ये देखो 90 डिग्री, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तब क्या होगा? अंगूठा चालक पर लगने वाला बल, जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मध्यमा जो है ये प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज याद रखना जो हमने इसमें नहीं लिखी है, जो डायनमो होता है, डायनमो मतलब डायनमो, इसको विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं, विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर बारात में नहीं आता है, पीछे पीछे लेके चलते हैं, तो वो विद्युत जनरेटर होता है, वो बिजली बनाता है, ठीक है। विद्युत जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार काम करता है। किस नियमानुसार कार्य करता है भैया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करता है। और जो आप ये देख रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ,
तो इस पे विद्युत मोटर काम करती है, इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करती है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या होती है? पहले आपके एनसीईआरटी में विद्युत मोटर वगैरह सब था, अब नहीं है। इसमें जो हमने इसमें देखा बुक में वो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक एक टॉपिक कोई भी छूटा नहीं है हाई स्कूल का, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में है। अगर आप लोग इसी तरीके से वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को और आगे बढ़ाते रहे इसको, तो हम फिर आपको ये पूरे न्यूमेरिकल, आपका साइंस का पेपर होने से पहले एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, क्योंकि हमने थ्योरी पूरी पढ़ा दी 4 चैप्टर में जो फिजिक्स में थी, ठीक। तो ये विद्युत मोटर जो काम करती है, वो विद्युत मोटर क्या होती है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आजकल विद्युत मोटर का बहुत ही उपयोग हो रहा है। पहले हम लोगों के गांव में वगैरह ट्यूबवेल हुआ करते थे, लेकिन अब समरसेबल हो गई, मोटी मोटी जो है मोटर जो है पृथ्वी में नीचे डाल दी जाती हैं और वो नीचे से पानी उठा के ऊपर फेंक देती है, ठीक है। तो वो किस सिद्धांत पर काम करती है विद्युत मोटर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, ठीक है। और दाहिने दाहिने नियम से कौन काम करता है? विद्युत मोटर अथवा डायनमो, ठीक है। तो अब अगला देखो, मैक्सवेल के पेंचवर्ती दक्षिणावर्ती का नियम देखो। देखिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यदि हम पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं इस तरीके से दाहिने हाथ से इसे पकड़ें और पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा, देखो जो पेचकस की जो नोक है वो ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमे जब देखो क्लॉकवाइज, मतलब जिधर घड़ी चलती है उस तरीके से पेचकस को लगा के उसमें नट में लगा के इसे घुमाएंगे, तो वो क्या होगा? टाइट होता जाएगा और वो अंदर जाता जाएगा लकड़ी में, ठीक है। तो बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये और जिधर ये पेंच आगे जाएगा उसे बोलेंगे चुंबकीय धारा की दिशा, ठीक है। चुंबकीय धारा की दिशा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, जो परीक्षा में लगभग हर साल आता है एनसीईआरटी में। देखो अब हम लोग इसमें देखेंगे घरेलू वायरिंग में प्रयोग होने वाले तार। सबसे पहले ये हर साल किसी न किसी परीक्षा में हर बार आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेज वायर होता है, फेज जिसको गर्म तार बोलते हैं, फेज जिसको गर्म तार बोलते हैं, ठीक है, इसी में यही करंट मारता है, इसी में पावर होता है 220 वोल्ट का, जो घरेलू वायर होता है, ठीक है। ये जो कलर इसका फेज का कलर होता है वो होता है लाल या भूरा, मोस्टली रेड होता है। इसके बाद में आ जाते हैं न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल तार जो होता है, न्यूट्रल में इसमें वो नहीं रहता है, इसमें करंट नहीं रहती है, इसका रंग होता है काला या नीला। ये हायर पोटेंशियल का होता है, ये लोअर पोटेंशियल का होता है। तो हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल में जाती है। फिर अर्थिंग या ग्राउंड तार, इसमें हरा या नीला पीला यूज करते हैं, हरा या पीला यूज करते हैं। देखिए ग्राउंड हमें क्यों करना पड़ता है? ग्राउंड हमें इस वजह से किसी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को करना पड़ता है क्योंकि उसमें अगर ये समझ लो कि अगर ओवरफ्लो करंट है तो वो बॉडी पे आ जाती है। तो वो जो बॉडी होती है, जैसे फ्रिज का दरवाजा कभी खोलते समय आपको हल्का सा करंट लगता होगा, क्यों पता है? उसमें आपने अर्थिंग नहीं लगा रखी, ग्राउंड नहीं कर रखा है, तो उसको अगर ग्राउंड कर देंगे तो आपको करंट नहीं देगा। फिर 3 फेज वायरिंग में देखिए कैसे होती है। 3 फेज वायरिंग तो दूर की बात है, आपके एग्जाम में इतना ही आना है ऊपर वाला, लेकिन इसे देख लेते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है उसे लाल से डिनोट करते हैं, सेकेंड फेज को पीले से, और जो थर्ड फेज होता है उसको नीले रंग से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल को काले से और अर्थिंग को हरे कलर से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब चलो घरेलू परिपथ के लिए हम लोग वायरिंग बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। घरेलू परिपथ के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए परिपथ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है, एक आता है न्यूट्रल और एक आता है अपने घर में फेज। फेज जो होता है वो गर्म तार होता है, इसी में करंट होता है, ठीक है। इसके बाद में फेज के ऊपर हम लोग लगा देते हैं फ्यूज।
फ्यूज लगाने के बाद में हम लोग इसको देते हैं अपने धारा, जिसको जो मेजरमेंट करता है उसे बोलते हैं विद्युत मापी। विद्युत मापी से बोलते हैं विद्युत मापी। इस बॉक्स को, जो पहला वाला बॉक्स है, इसे बोलते हैं विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज। विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज। फ्यूज, ठीक है। यहां से इसमें करंट दी जाती है। ये क्या करता है, ये मीटर रीडर होता है। ये पता लगाता है कि कितनी बिजली खर्चा हो रही है आपके घर में। जिससे बिजली वाले आते हैं वो बिल निकाल के आपको चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मान लेते हैं कि अब हम क्या कर दें कि ये समझ लो कि 2 बल्ब लगा देते हैं, एक पंखे को लगा देते हैं। देखो, ये 2 बल्ब लगा दे रहे हैं हम लोग, ये 2 बल्ब लगा दे रहे हैं और 2 पंखों को लगा दे रहे हैं। ये 2 बल्ब लग गए, ठीक। और ये एक पंखा लग गया, ये पंखा लग गया, ठीक। पंखा लगने के बाद में इससे हम लोग अब इससे देंगे इसको स्विच। देखो, जो न्यूट्रल वाला वायर है, न्यूट्रल का, वो बोर्ड में इसमें जाएगा और इससे जाने के बाद में वो सीधे इधर आके सभी में एक एक जाके लग जाएगा। न्यूट्रल वायर हमने सभी को वितरित कर दिया, न्यूट्रल। फिर ये फेज का जाएगा और ये बाईपास लगा दिया। इसके बाद में ये स्विच लगाएगा। यहाँ पर एक आया, देखो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और एक ये तीसरा पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट दे दिया। इसको देने के बाद में हम लोग यहाँ से उठाए और इसको इससे जोड़ देते हैं। यहाँ से उठाया वायर को और इसको इससे जोड़ देते हैं। यहाँ से उठाया वायर को और इसको इससे जोड़ देते हैं। अर्थिंग के लिए जो होगा वो सभी में एक ये कनेक्शन, एक ये कनेक्शन और एक ये कनेक्शन, इनसे निकालते हुए एक अर्थिंग का वायर अलग से आ जाएगा, जो बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। इसे बोलेंगे अर्थिंग। हर ऑपरेटर्स की बॉडी से ये कनेक्ट रहेगा अर्थिंग वायर। ये ग्रीन कलर का होता है, फेस वाला रेड कलर का होगा। देखिए, ये फेज है, ये फेज है, ये रेड कलर का होगा। तो इसमें लगे हैं स्विच। अब देखो, सभी में ग्राउंड भी हो गया, सभी में न्यूट्रल भी हो गया, सभी में फेज भी हो गया। अब देखो, ये बल्ब B1 है, ये B2 है और ये फैन है, ठीक है। A, B और C। अब देखो, अगर हम लोग B नंबर वाली बटन दबाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा B2। A नंबर वाली बटन को दबाएंगे तो B1 जल जाएगा। और F, ये जो C नंबर वाले बटन को दबाएंगे तो ये पंखा चल जाएगा। आगे बात समझ में। इनमें किसी भी बॉडी, इनकी सब की बॉडी के ऊपर हमने न्यूट्रल कर रखा है, वो अर्थिंग दे रखी है। अर्थिंग करने से क्या होगा कि घर में जो तड़ित बिजली है अचानक से बढ़ जाए और या दिक्कत हो जाए उसमें कोई, तो वो या अर्थ फेस आपस में चिपक जाए तो आपको बचा लेगा और ऑपरेटर्स आपका नहीं फूकेगा। दूसरी बात ये है, न्यूट्रल फेस होने के बाद में ये जो फ्यूज है, फ्यूज का क्या काम होता है। कभी कभी यहाँ पर MCB भी लोग लगा रहे हैं आजकल। तो फ्यूज का काम होता है कि अचानक से अगर आपके घर की सप्लाई अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाए, तो ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि इसमें जो वायर है जितना लोड ले रहा है वो,
प्रेजेंट टाइम पे, उससे कहीं ज़्यादा लोड उसको झेलना पड़ेगा, तो फिर वो ये क्या होगा, ये जो फ्यूज़ लगा है वो पिघल जाएगा तुरंत। ये फ्यूज हो जाएगा तो पूरे परिपथ ये देखो कट हो गया, ये पूरे सारे पंखे बल्ब ये सब बंद हो जाएंगे। पता है इसका ये कारण है फ्यूज का, अगर ये नहीं हटेगा तो फिर क्या होगा कि आपके घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती, आग लग सकती, तो फ्यूज लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये आपका ये जो चैप्टर था एनसीईआरटी का पूरा हमने खत्म कर दिया है। इसमें जो भी क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं रह गए, जो भी इसमें टॉपिक थे, जो भी क्वेश्चन थे, उनको हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब एक कुछ क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने, और अगर आपको ना आते हो उन क्वेश्चन को तो आप नोट कर लेना। हेलोजन लैंप का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन या सोडियम का बना होता है। जले हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? जो बल्ब जलता है उसका जो तंतु का तापमान है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, याद रखना। फिर विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है? किसका होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का होता है। ठीक, तो इसके बाद में स्टोरेज, जो बैटरी में विद्युत धारा संचित की जाती है वो कौन सी धारा होती है? वो डीसी धारा होती है, याद रखना। एसी घरों में वायरिंग में यूज होती है, डीसी जो होती है वो बैटरी वगैरह में स्टोर होती है। तो देखो इन्वर्टर कैसे काम करता है हम आपको बता दें। इन्वर्टर कैसे काम करता है, देखो इन्वर्टर क्या करता है कि अपने घर में, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा है, इन्वर्ट का मतलब होता है वो कन्वर्ट कर लेता है। पहले वो एसी को अपने बैटरी में स्टोर कर लेता है, यहाँ पे ये बैटरी लगी होती है, बैटरी, इसको ये स्टोर कर लेता है, अपने एसी को बैटरी में स्टोर कर लेता है। और जैसे ही घर के आपके बिजली जाती तो देखो एसी को जब स्टोर करता है तो डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे ही घर की आपकी बिजली जाती तुरंत वो डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करके तुरंत आपके घर में भेजने लगता है। ठीक है, तो इन्वर्टर का काम होता है कि एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में फिर बदल देना। ठीक है, तो एसी को डीसी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलते हैं? रेक्टिफिकेशन इसे बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, जिसमें डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कौन सी विद्युत धारा, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या आपके गांव के बाहर जो है छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, है ना, बड़े बड़े, कभी छोटे भी होते हैं कभी बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं वो किस वोल्टता पर काम करते हैं? तो वो हमेशा याद रखना एसी वोल्टता पर काम करते हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके से भिन्नाया करते हैं, तो उनका ये काम होता है कि वो ज्यादा वोल्टता को कम करते हैं तथा कम को ज्यादा करते हैं। जब हमारे मोहल्ले में लाइट आएगी, जैसे गांव में, आप किसी गांव में लाइट को भेजना है तो एसी करंट को भेजते हैं, एसी वोल्टेज को भेजते हैं। और एसी वोल्टेज क्या होता है, ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन डीसी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इस वजह से एसी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, याद रहेगा। फिर जो प्रदीप्त बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी तथा नियॉन भरी होती है। ठीक है, मानव शरीर में जब आदमी का शरीर सूखा होता है, सूखे शरीर, मानव के सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोध होता है 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, 10 की पावर 6 ओम होता है मानव शरीर के सूखे हुए शरीर का। मतलब कि जैसे हम लोग हैं भीगे नहीं है, तब उसमें करंट हम लोगों के बॉडी में कितना रेजिस्टेंस है? 10 की पावर 6 ओम, जो हम लोगों को निपटाने के लिए काफ़ी है। अगर करंट के रिस्पेक्ट में आ गए तो अपना जब रेजिस्टेंस लोड ज़्यादा होगा तो करंट भी हाई फ्लो होगी, तो हमको करंट लग सकती है सभी को। ठीक है, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? देखो विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अच्छी जो सुचालक धातु है वो है चांदी। क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, और
विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? तंत्र को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन दे रहा अतिचालकता का प्रतिरोध कितना होगा? अतिचालकता का प्रतिरोध कितना होगा? तो अतिचालकता का प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है? अतिचालकता का मतलब सुपर कंडक्टिविटी उसमें है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा भैया? 0 होगा। इसको साफ कर दें इतना सा है, तो याद रखना। इसके बाद में अगर हम लोग अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए निम्नलिखित में से अमीटर तथा वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कहीं पर भी अगर करंट फ्लो हो रही है उसमें वोल्टमीटर, हमेशा एक चीज याद रखना, जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर और अमीटर, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। वोल्टमीटर को परिपथ में जब भी कभी लगाना तो परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध इन्फिनिटी होना चाहिए। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा उसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध बहुत हाई होना चाहिए। किसका? वोल्टमीटर का। और जो अमीटर है इसका प्रतिरोध लगभग 0 होना चाहिए। श्रेणी क्रम में अगर लगा देंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो एक करंट ही नहीं पास करेगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अभी हमने तुम्हें बताया था कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में घरों की वायरिंग की जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है ना। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन गैस। कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन गैस। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। और तब अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ में। किसी का भी भला हो जाए, कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, सारे बच्चे पास हो जाए। सभी को राधे राधे, शेरदास।